सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है हम जुगनू की तरह क्यों नहीं चमक सकते। फिर आगे पीछे खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद समझेंगे विरुद्धार्थी यानी विपरीतार्थक शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे कुछ शाब्दिक गुणा के सवालों को। सीखेंगे समय और तारीख देखना और खेलेंगे एक खेल दे दनादन। साथ ही हम लोग सीखेंगे पहाड़े करो पक्के खेल के साथ। उसके बाद करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है क्लेवर सोना। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। खेल खेल में कुछ सीखने के लिए और ढेर सारी मस्ती करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो 1 घंटा टीवी के सामने चिपक कर बैठिएगा। जाइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉपी पेन लेकर आइए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। सारे मजे अकेले ही लेंगे क्या? नहीं ना, इसीलिए सबके साथ मिल बांट कर ये प्रोग्राम देखेंगे तभी मजा आएगा। रोज की तरह आज हम सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे और फिर गणित। हिंदी में एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं? बिट्टू किस सोच में डूबी हो? काकी, मैं ये सोच रही थी कि कल रात को जब मैं छत पर गई थी ना, तो वहाँ जुगनू टिमटिमा रहे थे। हाँ, तो उनका काम ही है चमकना। इससे तुम क्यों सोच में पड़ गई? जरूर बिट्टू के मन में कोई प्रश्न घूम रहा है। क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी, मैं सोच रही हूँ इनके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वे जलते हैं, या शायद उनके अंदर प्रकाश होता है। बस इतनी सी बात। अभी तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। अरे वाह, सच में? तो फिर बताइए। इसके लिए यह कहानी सुनो। बहुत बढ़िया काका। अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी हम जुगनू की तरह क्यों नहीं चमक सकते। लेखन नवनीता देशमुख, चित्रांकन समीधा गुंजाल, अनुवाद पूनम एस कुरेसिया, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। जुगनू यानी पंख वाले छोटे छोटे कीड़े जो अंधेरे में चमकते हैं। लेकिन वो क्यों चमकते हैं
और उनके अंदर यह चमक कहाँ से आती है? वो चमकदार होते हैं और छोटे सितारों की तरह झिलमिलाते हैं। काश कि मैं भी उनकी तरह चमक सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं कि आप और मैं एक जुगनू की तरह क्यों नहीं चमक सकते? ज़रा सोचिए, एक अंधेरी अमावस्या की रात में अगर आप अपने दोस्तों के साथ तंबुओं में रात बिताने यानी कैंप के लिए जाते हैं और वहाँ आप रास्ता भूल जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अपनी टॉर्च को नहीं चमकाएंगे? तो जुगनू, या जैसा कि कभी कभी इन्हें लाइटिंग बग भी कहा जाता है, भी ऐसा ही करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खुद इनके अंदर रोशनी की कभी ना ख़त्म होने वाली सप्लाई होती है। इसलिए जुगनुओं को ख़राब बल्ब, बिजली के बिल की बिल्कुल चिंता नहीं होती। वो तो बस खूब खुशी खुशी एक से दूसरी जगह तक उड़ते हुए चमकते रहते हैं। इस तरह शायद वो कहते हैं, देखो मैं यहाँ पर हूँ। जुगनू की चमक लूसीफेरस नाम के एक प्रोटीन और लूसीफेरस नाम के एक पिगमेंट रंगत देने वाला की वजह से होती है। प्रोटीन जैसी खास चीज़ों की मदद से हमारे शरीर में मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और त्वचा बनती है, और पिगमेंट ऐसे कुदरती रंग देने वाले पदार्थ हैं जो पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। जुगनू के नन्हे से पेट के अंदर जब दोनों मिलते हैं तो वहाँ पहले से मौजूद ऑक्सीजन के साथ एक प्रक्रिया होती है, एक जश्न होता है, थोड़ी सी आतिशबाजी होती है और चमकदार रोशनी पैदा होती है, जो असल में जुगनू की चमक होती है। यानी जुगनू बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। पर सिर्फ वही ऐसे अकेले जीव नहीं हैं। समुद्र में ऐसी कई तरह की मछलियाँ और जीव हैं जो खुद अपनी रोशनी उत्पन्न करते हैं। जुगनू की चमक एक बिजली के स्विच की तरह काम करती है और समय समय पर इसे यह खुद जलाता और बुझाता है। ऐसा करने के लिए वह शरीर के अंदर छिपे एक रोशन अंग को, जिसे पेट कहते हैं, पर खास संदेश भेजता है। फिर एक रासायनिक प्रक्रिया आरंभ होती है और हमें दिखाई देती है एक चमक। युवा जुगनू अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चमक का इस्तेमाल करते हैं। सच पूछो तो मादा जुगनू ऐसे चमकीले नर दोस्तों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो ज़्यादा देर तक या बहुत तेज़ी से चमक सकें। एक बार जब वो इस खास चमक को देख लेती हैं तो अपनी चमक दिखाकर जवाब देती हैं। फिर यह दोनों जुगनू मिलते हैं और इस तरह नन्हे नन्हे कई जुगनू पैदा होते हैं। छोटे छोटे जुगनू या फिर लार्वे अपने माता पिता के विपरीत अपनी चमक का इस्तेमाल शिकारियों को दूर रखने के लिए करते हैं। उनके अंदर जहरीले रसायन पाए जाते हैं और उनका स्वाद बहुत खराब होता है। जो जीव उनको खाने के लिए आते हैं वो उस बुरे स्वाद के कारण जुगनू को खाना टालकर दूसरी स्वादिष्ट चीज़ें के शिकार के लिए भाग जाते हैं। जुगनू दरअसल कभी अकेले नहीं रहते। हमारी पृथ्वी पर जुगनू की 2000 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। बसंत ऋतु में, ख़ास तौर से अंधेरी रातों में, हम उन्हें चमकते हुए देख सकते हैं। जुगनू बहुत नन्हे होते हैं, शायद आपकी उंगलियों से भी छोटे, लेकिन जब एक साथ होते हैं तो ये चमकते जीव पूरे बाग में उजाला कर सकते हैं, और वो भी बिना कोई खर्चा किए। कमाल की बात है ना? अब बताओ। मुझे तो मजा आने के साथ साथ बहुत सारी जानकारी भी मिली और मुझे तो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। फिर आगे और बातचीत करें? मुझे तो नहीं लगता, पर बिट्टू तुम बताओ। मुझे भी नहीं लगता है, पर मेरे दोस्तों को तो कहानी से संबंधित काम दे ही दीजिए। बच्चों, इस कहानी को अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और खूब सारे प्रश्न बनाकर कहानी पर चर्चा कीजिए। मजेदार कहानी के बाद समय हो गया है मजेदार खेल खेलने का। धन्यवाद काकी। फिर खेलते हैं खेल आगे पीछे।
बच्चों शुरू करते हैं खेल आगे पीछे। यह लिखा हुआ है नहमो। अब इसे हमें आगे पीछे करके सही शब्द बनाना होगा। तो नहमो, मुंह को आगे करके देखते हैं। मोना, मोहन, ये सही लग रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब है ई मीठा। तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? ई को आगे करते हैं। मिठाई। बिल्कुल सही। अब है यह दीमंग। तो इसमें मंग को आगे करते हैं। अब यह बन गया मंदिर। बहुत बढ़िया। रिश्ते से कौन सा शब्द बनेगा? ई को आगे करते हैं। इरिस। तो ये सही लग रहा है, देखते हैं। इसका मतलब ये गलत है। तो केसरी, ये सही लग रहा है। बहुत बढ़िया। ल को आगे करते हैं। लड़ाकू, ये सही लग रहा है। बहुत बढ़िया। माविन। तो वी को आगे करते हैं। विमान। चेक करते हैं सही है नहीं। ये तो गलत है। तो सही शब्द क्या होगा? मानवी। अब सही लग रहा है। ही ना लो। तो इसमें ही और लो को बीच में करते हैं। तो हो गया खिलौना। खिलौना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब है तिलाप। तिलाप। तो ला को आगे करते हैं। प को आगे करते हैं और टी को बीच में करते हैं। पतीला। अब सही लग रहा है, देखते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाकर। ये कौन सा शब्द है? हाकर। तो हार। जी तो ये सही लग रहा है, देखते हैं। बहुत बढ़िया। लैको। तो इसमें से को आगे करते हैं और यह को बीच में। कोयल। अब सही लग रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यारिद। द को आगे करते हैं और द को बीच में। दरिया। ये ठीक लग रहा है। अब है तनाका। तो तनाका को आगे करते हैं। नाटका। तो गड़बड़ लग रहा है। का तो काटना। ये सही है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया।
ट भ ज झ ट ब झ। तो इसमें झ को आगे करते हैं, झपट झपट। बहुत बढ़िया। पीकल, ल को आगे रखते हैं, लटिक। ये सही है क्या? तो गलत है। तो सही शब्द क्या होगा? क को आगे रखते हैं और पी को बीच में, कपिल। अब सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। वाह, खेल में तो गधा बोल रहा था। लगता है खेल में सिर्फ आप गधे की आवाज ही सुन रहे थे। मैं तो गधे की आवाज के साथ साथ घंटी की आवाज भी सुन रही थी, और घंटी बजने का मतलब था सही शब्द बना है। भाग्यवान, मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि सिर्फ गधे की आवाज ही सुनी। गधे की आवाज के अलावा कुछ बताया भी तो नहीं है। काका काकी नोक-झोंक खत्म कीजिए, मेरे दोस्त अगले खेल का इंतजार कर रहे होंगे। सो तो है, फिर कौन सा खेल खेला जाए यह तो सोचना पड़ेगा। कभी तो पहले से सोच कर रखा कीजिए। कोई नहीं, मैं बताती हूँ। खेल का नाम है शब्द ज्ञान विलोम। फिर लो, अभी शुरू करते हैं खेलना। चलो बच्चों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है शब्द ज्ञान विलोम। सही विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के आगे लगाइए। तो इसमें हमें सही विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के आगे लगाना है। तो देखते हैं, यह है स्थिर। तो स्थिर का उल्टा क्या होगा? धरातल, मृत्यु, गतिशील। स्थिर मतलब रुका हुआ, तो इसका गतिशील होना चाहिए। जन्म, जन्म का मृत्यु। ऊंचा, ऊंचा का क्या होगा? कठिन, नीचा, ऊंचा का नीचा। सरल, सरल का कठिन। अब मुझे सही लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। अरे वाह, सारे शब्द सही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। यह है अधिक, वरदान, हर्ष, मुख, और नीचे है अशुद्ध, कम, वाचाल, शोक, अभिशाप, नुकसान। तो इसमें अधिक, अधिक का कम होगा, और वरदान का अभिशाप होना चाहिए। हर्ष, हर्ष का क्या होगा? हर्ष का शोक होना चाहिए। मुख, मुख का क्या होगा? मुझे लग रहा है नुकसान। ये लग रहा है सही। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ट्राई अगेन। इसमें से एक शब्द तो गलत हो गए, मतलब अधिक का कम होगा, वरदान का अभिशाप, हर्ष का शोक, लेकिन मुख का नुकसान नहीं होगा। तो सही क्या होगा? वाचाल। इसे देखते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। दाता,
असली, सज्जन, क्रय। तो नीचे है रंक, अशुभ, दुर्जन, याचक, नकली, विक्रय। तो दाता का क्या होगा? याचक। मुझे ये सही लग रहा है। असली का नकली होना चाहिए। अब है सज्जन, तो सज्जन का तो दुर्जन होगा। क्रय का विक्रय। अब एक बार चेक कर लेते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, खेल तो समाप्त हो गया। क्यों, अब बोलो, झट से नाम सुनते ही खेल खिलवा दिया ना? जी, पर बिट्टू की मदद से। तुमको क्यों जलन हो रही है? मदद तो बिट्टू ने की है। इस खेल को खेलकर तो बहुत सारी जानकारी मिली है। बच्चों, आप भी अपने घर के सदस्यों के साथ इस खेल को खेलिए और विलोम शब्द के बारे में सीखिए। हिंदी तो आज हमने बहुत सीख ली। अब हम गणित की ओर चलते हैं। गणित में साथ साथ में खेलने की कोशिश करिएगा, तभी तो आप गणित के एकदम धुरंधर खिलाड़ी हो जाएंगे और कल से गणित में यूं ही जवाब सवाल कर पाएंगे। ठीक है? हेलो बच्चों, आइए हल करें शाब्दिक गुणा के सवाल हल। तो ये रहा हमारे सामने सवाल। इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर करेंगे हल। श्याम एक खेत पर काम करता है। उसे एक दिन के 58 रुपए दिए जाते हैं। अगर वह 110 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा? चलिए इसे हल करें। इसके लिए क्या जानकारी दी गई है? तो देखो, शाम को एक दिन खेती में काम करने के लिए कितने मिलते हैं? 58 रुपए मिलते हैं। वह 110 दिन खेत में काम करता है। पूछा क्या है? शाम कितने रुपए कमाएगा? और इसके लिए क्या करेंगे हम? तो इसके लिए हम भाग या गुना क्या करेंगे? हम करेंगे गुना। अब यहाँ पर हम 110 में का दहाई सैकड़ा लिख लेते हैं। क्या क्या है आप देख सकते हैं। 0 इकाई, 1 दहाई, 1 सैकड़ा है। अब आ जाते हैं दूसरी संख्या पर, जो कि है 58। 58 में 8 इकाई और 5 है दहाई।
अब हम इकाई का इकाई से गुना कर रहे हैं। 8 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 से गुना है इसलिए 0। फिर हम इकाई का दहाई से करेंगे तो 8 गुना 1, 1 दहाई है इसलिए 8 गुना 10 और इस तरह मिलेगा 10 आगे 80। अब हम करेंगे इकाई का सैकड़े से गुना। तो देखो 8 का गुना इस बार सैकड़ा में क्या है? 100 है, तो 100 से हो रहा है। 100 में 2 शून्य है तो 2 शून्य और 8 एकम 8, इस तरह से, तो 800। अब चलते हैं दहाई पर, तो करेंगे दहाई का इकाई से गुना। तो मिलेगा 50 गुना 0, 0 से गुना है तो 0 ही प्राप्त होगा। फिर दहाई का दहाई से करेंगे तो 50 गुना 10, इस तरह 2 शून्य और 5 एकम 5 यानी कुल 500। और अब दहाई का सैकड़े से गुना कर लेंगे तो 100 गुना 50 यानी 5000। और अब अंत में हम सभी को जोड़ देंगे। इकाई पर तो 0 ही है लेकिन दहाई पर 8 है। सैकड़े में 8 और 5 13 तो 3 हासिल 1, इस तरह 5 और 1 6, ये हो गया 1000 के स्थान पर। तो उत्तर मिला श्याम 6380 रुपए कमाएगा। तो दोस्तों गुना के सवालों का अभ्यास करते रहिएगा, फिर मिलेंगे। गुड बाय। सभी दोस्तों चलिए समय और तारीख के ऊपर कुछ सवाल हल करते हैं, बड़े ही मजेदार। तो ये रहा सवाल। निशा का जन्मदिन 15 मई को और निशांत का जन्मदिन 10 जून को रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों के जन्मदिन में कितने दिनों का अंतर है? तो देखिए, निशा का जन्मदिन होता है 15 मई को और निशांत का 10 जून को। और एक बात, मई का महीना 31 दिन का होता है। चलिए इसे हल करते हैं। क्या दिया है हमें? निशा का जन्मदिन 15 मई को और निशांत का जन्मदिन 10 जून को रहता है। और क्या पूछा? पूछा है कि दोनों के जन्मदिन में कितने दिनों का अंतर है। अच्छा, करेंगे क्या? तो मई की 31 तारीख में से 15 तारीख हमें घटानी होगी और उसमें जून की 10 तारीख जोड़नी होगी। तो देखिए, 31 तारीख से घटा लेते हैं 15 तारीख को, ठीक है ना? तो घटाने पर मिले 16, मई की 16 तारीख। अब 10 जून को रहता है तो हम क्या करेंगे? इसे जोड़ लेंगे। तो 16 और 10 हो गए 26, यानी 26 दिनों का अंतर होगा। दोनों के जन्मदिन में 26 दिनों का अंतर है। तो देखिए अगला सवाल। सितंबर महीने की 3 तारीख को गुरुवार है, तो बताइए उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? कैसे करेंगे हल? जरा सोचिए। देखिए क्या जानकारी दी है। तो दिया है कि सितंबर महीने की 3 तारीख को गुरुवार है। क्या पूछा है? पूछा है कि उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन। और करना क्या होगा? तो सितंबर महीने की 3 तारीख से आगे दिन और तारीख गिननी होगी। तो शुरू हो जाइए। ये है सप्ताह के नाम: रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। अब आप देखिए, गुरुवार को है 3 तारीख, ठीक है ना? तो यहां से हम शुरू करेंगे गिनना। शुक्रवार को होगी 4,
शनिवार 5, फिर आएगा रविवार तो 6 तारीख, सोमवार 7, मंगलवार 8, बुधवार 9, गुरुवार 10, शुक्रवार 11, शनिवार 12, फिर रविवार होगा तो 13, सोमवार को 14 और ये मंगलवार को रहेगी 15 तारीख। यानी मंगलवार को होगा 15 तारीख, तो उसी महीने की 15 तारीख को मंगलवार होगा। अब अगला सवाल, एक ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है। ये निकली ट्रेन दिल्ली से कितने बजे? सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे पटना पहुंचती है। पटना कितने बजे पहुंची? 5 बजे। तो बताना है कि ट्रेन को पटना पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं। देखिए क्या दिया है, एक ट्रेन सुबह 10 बजे दिल्ली से निकलती है और शाम 5 बजे पटना पहुंचती है। पूछा क्या? पूछा कि ट्रेन को पटना पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं। क्या करना होगा? घड़ी के 12 में से ट्रेन का निकलने का समय यानी 7 घटाना होगा, फिर उसमें ट्रेन का पहुंचने का समय यानी 5 जोड़ना होगा। तो चलिए इसे हल करें। देखिए भाई, 12 में से हमें घटाना है 7। सबसे पहले 2 इकाई से 7 इकाई घटाना मुश्किल है, तो चलते हैं दहाई के पास। दहाई ने 0 दहाई बचाकर 1 दहाई इकाई को दी, तो 1 दहाई और 2 इकाई मिलकर 12 हो गए। 12 से 7 घटाने पर मिला 5। तो इस तरह 5 में हमने जोड़े 5 और तब मिल गए हमको 10। यानी ट्रेन को पटना पहुंचने में कितने घंटे लगे? 10 घंटे लगे। आखिरी सवाल, मीनाक्षी ने शाम के 5:15 पर पढ़ाई शुरू की और रात के 8:45 तक समाप्त की। तो बताइए मीनाक्षी ने कितने घंटे पढ़ाई की? देखिए दिया है, मीनाक्षी ने शाम के 5:15 बजे से पढ़ाई शुरू की और रात के 8:45 तक पढ़ाई समाप्त की। पूछा है कि मीनाक्षी ने कितने घंटे की पढ़ाई की। करना क्या है? पढ़ाई समाप्त करने का समय 8:45 से पढ़ाई शुरू करने का समय 5:15 घटाना होगा। चलो इसे घटाते हैं। 5:15 मतलब 5:15। 8:45 यानी 8:45। हम यहाँ लिख लेते हैं घंटे और मिनट। और इसमें से हम कम करेंगे 5:15 को। तो 45 से 15 घटाने पर 30 और 8 से 5 घटाने पर 3। इसका मतलब 3 घंटे 30 मिनट। यानी मीनाक्षी ने कुल 3 घंटे 30 मिनट पढ़ाई की। दोस्तों कैसे लगे आपको ये सवाल? जरूर बताइएगा, अभ्यास करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आइए खेलेंगे एक मजेदार खेल जिसका नाम है दे दनादन। खेल बड़ा ही मजेदार है, आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों खेल है क्रिकेट, जो कि है सबका फेवरेट। चलो देख लेते हैं कैसे खेलना है हमें यह खेल। तो देखिए दोस्तों, जोड़ने पर आपको मिलेगा 1 रन। अगर आपने जोड़ सही किया तो 1 रन, घटाने वाले सवाल को उत्तर दे दिया तो 2 रन, लेकिन अगर आपने किया गुना तो आपके रन होंगे 4, मतलब लग जाएगा चौका। और छक्का लगाने के लिए भाग करना होगा। तो करें खेल शुरू। तैयार है ना आप? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इनकी प्रैक्टिस यानी अभ्यास
आपने अच्छे से कर ही ली है। चलिए करते हैं शुरू हमारा खेल। तो खेल शुरू करने से पहले आपको बताना होगा कि इनमें से कौन बनाएगा सेंचुरी। बताओ बताओ। चलो हम महेंद्र सिंह धोनी को लेते हैं। हमारा विश्वास है कि धोनी शतक बनाएगा। खेल करते हैं शुरू। धोनी खेल रहा है 67 पर, वो भी 53 बॉल में, और उसके साथ है अश्विन। अब आती है खेल की अगली बॉल। 13 और 4 हमारे पास है। चलो इस बार जोड़ लेते हैं। 13 और 4 कितने होंगे? 17। एकदम ठीक। और धोनी ने 1 रन बना लिया है। 68 रन हो चुके हैं और अब अश्विन खेल रहे हैं। 9 और 9 होते हैं 18। अब बारी फिर से धोनी की है। दोस्तों इस बार हमें ध्यान रखना है, धोनी को जल्दी से जल्दी शतक बनानी है। देखो भाई 10 और 5 घटा दिए जाएं तो 5 बचेंगे, लेकिन हमें 2 ही रन मिले। लेकिन स्ट्राइक धोनी की ही है। इस बार हम चौका लगाएंगे, देख लेना। 11 और 10 अगर हम करते हैं गुणा तो होते हैं 110। बिल्कुल सही। ये लो, कहा था ना इस बार धोनी चौका लगाएगा। चलो बताओ इस बार क्या लगाएगा धोनी? छक्का, चौका या फिर 1 ही रन लेगा या 2? देखते हैं। 7 और 4, 7 चौके 28, ये रहे ना। देखो लगाना चौका। उन्नीस और 10 भाग करना तो आसान है, लेकिन भाग का उत्तर यहाँ है ही नहीं। गुणा करेंगे तो 190। बहुत अच्छे, मजा आ गया। 82 रन हो चुके हैं 58 बॉल पर। 24 और 9, 9 चौके 36। हाँ, गुणा करने पर 216 जरूर होगा। देखा, मिल गए ना 4 रन। अगली बॉल, और देखते हैं इस बार धोनी क्या कमाल करने वाला है। 17 और 15, 17 और 15 घटाने पर 2। अगली बॉल 88 रन बना चुका है धोनी। 24-22 अगर हम गुणा करेंगे तो, या जोड़ेंगे तो 46। अब अश्विन आए हैं। 21-15, 21 और 15 जोड़ने पर हाँ 36। ये अच्छा शॉट, लेकिन केवल 1 रन। लेकिन 1 ही रन मिलेगा और अब आएगा धोनी स्ट्राइक पर, और अब हमें बनाने हैं पूरे 100 रन। ध्यान रहे दोस्तों, धोनी को जल्दी जल्दी जिताना होगा। 20 और 11 हैं, और अगर हमने किया गुणा तो होंगे 220 और मिलेंगे हमको 4 रन। अगली बॉल, और 16-13 और गुणा करने और ये लगा कूल चौका। बहुत अच्छे। और बस ये अगली बॉल है जिस पर हमारा धोनी बना लेगा शतक, यानी पूरे 100 रन। देखो भाई, अगर हम भाग करते हैं तो बिल्कुल यही उत्तर, और ये लगा छक्का। और आखिरकार हमारे धोनी ने सेंचुरी बना ही ली।
फिर मिलेंगे दोस्तों। कैसा लगा खेल जरूर बताइएगा। गुड बाय। हेलो दोस्तों, आओ पहाड़ी करो पक्के। अपने कॉपी और पेन जल्दी से लेकर आ जाओ और मेरे साथ दोहराओ पहाड़ी। तो चलिए सबसे पहले तो हम 6 के पहाड़ी का करेंगे अभ्यास। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चक्के 36, 6 साते 42, 6 आठे 48, 6 नमे 54 और अंत में 6 दहाई 60। तो ये तो था 6 का पहाड़ा। इसे अच्छे से लिखिए और बार बार इसका अभ्यास कीजिए। और अब बढ़ते हैं अगले पहाड़े पर। अगला है 7 का पहाड़ा। चलिए अब 7 के पहाड़े का अभ्यास करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और आगे 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सताए 49, 7 आठे 56, 7 नम्मे 63 और आखिरी 7 दहाई 70। इसे भी अच्छे से लिख लीजिएगा। दोस्तों इनका बार बार अभ्यास कीजिए, देखना बहुत जल्द आपको पहाड़ी याद हो जाएंगे। फिर मिलते हैं। गुड बाय। दोस्तों आज की कहानी का नाम है क्लेवर सोना। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है विनीता कृष्णा ने। इस कहानी की चित्रकार है सुविधा मिस्त्री और अनुवादक है तनुरिमा चंदा। कहानी के नाम से तो लगता है यह कहानी किसी होशियार लड़की के बारे में है जिसका नाम है सोना। चलिए तो फिर चलकर देख ही लेते हैं यह कहानी। Clever Sona. Sona's father has made a wooden cart for Sona. I want to make one like that too, said Sona. Sona's father began slitting the wood. I also want to slit wood like that, said Sona. Yes, you will, but first you must watch and learn, said her father. Then Sona's father began to attach wheels to it. I want to beat the nail too. Saying that, Sona took the hammer. The cart was finished. Sona's father would now tie a rope to the cart to help pull it. But where have I kept the rope and my pencils? Sona's father began searching for them. Sona's father felt defeated. Seeing her father's condition, Sona started to laugh hysterically. Should I search them for you, Baba? Asked Sona. Sona pulled out one pencil from behind one ear of her father and the rope from behind his other ear.
I was really watching you very closely, Baba. Sona told her father. You really have been helpful, Sona, said her father, petting her head. दोस्तों, कहानी में जो सोना नाम की लड़की है वह तो सच में बहुत होशियार है। उसने अपने पिताजी को काम करते हुए ध्यान से देखा और उन्हीं की तरह बढ़िया सी लकड़ी की गाड़ी बना ली। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक पक्षियों में से एक है। ये बेहद चंचल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में। मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। इनकी चोंच बेहद कठोर होती है जिससे ये कड़े से कड़े फलों को भी तोड़ सकती है और पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं क्योंकि ये अक्सर पेड़ों और पहाड़ों की ढलान पर लटके रहते हैं। एक स्वस्थ मकाऊ पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है। ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार दो मकाऊ तोतों के पंखों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर की लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक। मादा मकाऊ तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, जिसे मादा मकाऊ 25 से 26 दिनों तक सेकती है। जन्म के 2.5 से 3 सालों के बाद मकाऊ तोता प्रजनन योग्य हो जाता है। ये लॉन्ग बिग्ड और लॉन्ग टेल वाले पैरट्स होते हैं। ये एक्जोटिक्स हैं, इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अमेजन इत्यादि के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ समारना में भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। बहुत से वेरिएंट हैं मकाऊ के, उनमें कुछ स्पीसीज का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे स्पिक्स मकाऊ हैं, ब्लू एंड रेड मकाऊ, देन ब्लू एंड येलो मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ, इलीगर मकाऊ। ये मेन मकाऊज की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इन्हें कंपेनियन बर्ड्स भी कहा जाता है। लोग इसे एज ए पेट बहुत सारा घरों में रखना पसंद करते हैं। खाने में इन्हें नट्स हैं, फ्रूट्स इत्यादि के अतिरिक्त वेजिटेबल्स और सीरियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादि ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड तक है। अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में। इन्हें दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र, तालाब, झील और खेतों के आसपास रहना पसंद है। ये सामान्यतः अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें शाकाहारी खाना ही पसंद है। ये कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं। एक स्वस्थ सारस क्रेन पक्षी का वजन 6 से 12 किलोग्राम तक होता है। इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। एक बार में एक मादा सारस क्रेन 2 अंडे देती है, जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है। जन्म के 5 से 6 सालों के बाद सारस क्रेन पक्षी
प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। सारस जो शब्द आया है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से सारस का नाम हुआ है। सारसा संस्कृत का शब्द है जिसकी वजह से सारस का नामकरण हुआ है। सारस पक्षी जो है हमारे भारतीय समाज में प्रणय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं वैवाहिक निष्ठा का एक प्रतीक है। सारस जो है प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं और सारस को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि काफ़ी लंबे साइज के होते हैं, लगभग 5-5.5 फुट हाइट के होते हैं। इनका जो सर होता है लाल रंग का होता है और शरीर पूरा भूरे रंग का होता है। सारस क्रेन का एक बहुत अधिक प्रचलित है कि ये नर और मादा दोनों जो हैं एक साथ नृत्य करते हैं, उसके बाद प्रजनन करते हैं। सारस मुख्य रूप से 2 अंडे देते हैं और 2 अंडे के जो बीच में समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये 2 अंडे देते हैं। मुख्य रूप से इनका जो आहार होता है, ये छोटे छोटे मछली खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं, छिपकली खाना पसंद करते हैं और कीड़े मकोड़े ये मोलस्क खाना पसंद करते हैं। सारस जो है यहाँ पे उनका रख रखाव पे हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मछलियाँ प्रदान की जाती है। सारस पक्षी जो है हमारे बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी हो, झील जैसी स्थिति हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सारस पाए जा रहे हैं। हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं। इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये मकाऊ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकर्षक लगते हैं। वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।